हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के क्लास में प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जहाँ पे पढ़ रहे हैं कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में। डेटा कलेक्शन क्या होता है, उसका मीनिंग, उससे रिलेटेड बेसिक टर्म्स, डेटा का मीनिंग क्या है, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी बातें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डेटा डिस्कस किया है। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दोनों का मीनिंग और दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं हम वो देख रहे थे। आज के क्लास में उसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे पढ़ेंगे हम मेथड्स के बारे में। डेटा कलेक्शन के कितने मेथड्स होते हैं, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, वो सारे मेथड्स हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करें आज के क्लास को। और हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, कितने मेथड्स हो सकते हैं डेटा कलेक्शन के। तो अगर हम डेटा कलेक्शन के मेथड्स पढ़ रहे हैं तब तो फिर हमें पढ़ना पड़ेगा डेटा के अकॉर्डिंग। 2 टाइप्स हैं डेटा, हमारे 2 टाइप के हैं, लास्ट क्लास में ही पढ़ा है हम लोगों ने, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो चूंकि डेटा हमारे 2 टाइप के हैं तो उसके अकॉर्डिंग इन दोनों को कलेक्ट करने के हमारे मेथड्स भी अलग अलग होंगे, क्योंकि दोनों डेटा एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मामलों में अलग हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंसेस से इस टॉपिक को और भी ज़्यादा क्लियर कर लिया है कि वाकई में ये दोनों डेटा अपने आप में एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं और हमें इन दोनों ही डेटा के डिफरेंसेस के बेसिस पर ये जान लेना है कि 2 अलग अलग डेटा को हम कितने तरीक़ों से कलेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं प्राइमरी डेटा के कलेक्शन से। ये वो डेटा है जो पहली बार कलेक्ट हो रहा है, इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट कर रहा है, अपने पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहा है, याद करें आप, है ना, ओरिजिन से कलेक्ट हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के टोटल जो तरीके आपको पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं 5। ठीक है, टोटल 5 मेथड्स हैं प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के। सबसे पहला मेथड जो है उसका नाम है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट मेथड जिसका नाम है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरे मेथड का नाम है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जिसको शॉर्ट में हम इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। फर्स्ट वाले को डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। तो इस तरह से डेटा कलेक्शन जो है उसको हम अलग अलग तरीक़ों से कलेक्ट करते हुए थर्ड मेथड पे चलते हैं। और तीसरा मेथड जिसका नाम है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कोरेस्पोंडेंस मेथड। दिस इज़ द मेथड जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन का कलेक्शन लोकल सोर्सेज, लोकल पर्सन या कोरेस्पोंडेंट्स के थ्रू करते हैं। लोकल सोर्सेज या लोकल पर्सन, कुछ भी कह सकते हैं। फोर्थ मेथड जिसका नाम है information through information through questionnaires और शेड्यूल। इंफॉर्मेशन क्वेश्चनायर की मदद से या फिर शेड्यूल की मदद से। क्वेश्चनरीज किसे कहते हैं, शेड्यूल किसे कहते हैं, ये तमाम बातें हम लोग यहाँ पे जानेंगे और फिर हम देखेंगे कि उनकी मदद से कैसे डेटा कलेक्शन किया जाता है। अगला जो मेथड है दैट इज़ टेलीफोनिक इंटरव्यू, विच इज़ द लास्ट मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा।
और इस तरह से 5 मेथड्स आपको पढ़ने हैं प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के। अब यहाँ पे आप एक बात समझ लो, ये 5 मेथड्स हैं, क्यों? एक ही मेथड क्यों नहीं, या 2 ही क्यों नहीं, 5 क्यों? तो देखें, आप प्राइमरी डेटा को पहली बार कलेक्ट करते हैं, बिल्कुल ओरिजिन से जाके कलेक्ट करते हैं, शुरुआत से। और जब आप डेटा कलेक्ट करने के लिए फील्ड में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर तरह का जो सिचुएशन है, जो इन्वायरमेंट है, वो एक जैसा मिले। लोग एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग होते हैं, तो चूँकि लोग एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, उसके अनुसार डेटा कलेक्शन का जो तरीका है, अगर आप एक ही रखोगे तो वो अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो चूँकि प्लेसेस अलग हैं, लोग एक दूसरे से अलग हैं, सिचुएशन अलग है, इसलिए डिफरेंट सिचुएशंस के डिमांड के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे अलग अलग मेथड्स हैं। ये जो 5 मेथड्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन 5 मेथड्स को आप हर जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। हर एक मेथड किसी एक खास जगह पर ही यूज़ होगा। कौन सा मेथड किस इन्वायरमेंट या किस जगह पर यूज़ किया जाएगा, किस तरीके से हम अलग अलग मेथड्स को यूज़ करेंगे, हर एक मेथड को यूज़ करने का क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान पहुंचेगा, ये सारी बातें करनी है। तो इन 5 मेथड्स के बारे में आप पढ़ोगे, इनका मीनिंग क्या है, 5 तरीके आपको पढ़नी है। कौन सा मेथड कहाँ के लिए सूटेबल, यानी कि सूटेबिलिटी क्या है। फिर आपको पढ़ना है हर एक मेथड का मेरिट, फ़ायदे, और आपको पढ़ना है हर एक मेथड के डीमेरिट्स, यानी कि 5 मेथड्स में से हर एक मेथड का मेरिट भी जान लेंगे, उनके गुण, और हम उनके डिमेरिट्स को भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिमेरिट्स हैं इन 5 मेथड्स के। और इसके अकॉर्डिंग जब आप ये 5 मेथड्स के साथ ये 4 बातें कंप्लीट कर लोगे, आपका प्राइमरी डेटा के कलेक्शन का सारा मेथड जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। अब प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के मेथड्स तो पता लग गए। नाउ मूव ऑन टू द मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो अब आप ध्यान दो ज़रा, सेकेंडरी डेटा हमारा वो डेटा है जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, इसको हमें कलेक्ट नहीं करना है, ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका है। तो जो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है उसे कलेक्ट करना नहीं है, बस उसको आपको प्राप्त करना है, रिसीव करना है। तो अगर आप कहो कि सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के तरीके कितने, या फिर सेकेंडरी डेटा को रिसीव करने के सोर्सेज कितने, तो यहाँ पे आप सेकेंडरी डेटा के मेथड्स और इसके सोर्सेज दोनों की बात अगर करो तो आपको 2 मिल जाएंगे, 2 सोर्सेज और 2 मेथड्स होंगे। एक पब्लिश्ड सोर्स और अगला अनपब्लिश्ड सोर्स। 2 सोर्सेज मिलेंगे आपको, एक पब्लिश्ड और अगला अनपब्लिश्ड। सेकेंडरी डेटा को आप कलेक्ट कर सकते हैं 2 सोर्सेज से या 2 तरीके से। पब्लिश्ड सोर्स का मतलब हो गया कि वो सारा इन्फॉर्मेशन, वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट कर लिया गया और कलेक्शन के बाद उसको पब्लिश कर दिया गया। जो डेटा पब्लिश किया जा चुका है, अगर आप वहाँ से वो डेटा यूज़ कर रहे हैं, वो डेटा ले रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, पब्लिश सोर्स कहलाएगा। और चूँकि वो पब्लिश्ड है मतलब पहले कलेक्ट किया गया होगा, तो वो डेटा हमारे लिए क्या है, सेकेंडरी डेटा है। ठीक उसी तरह से बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जिनको कलेक्ट किया जाता है, डेटा जिनको कलेक्ट किया जाता है, बट आफ्टर द कलेक्शन उसको पब्लिश नहीं किया जाता। कलेक्ट होता है बट डू नॉट पब्लिश। अब क्योंकि वो डेटा पब्लिश किया ही नहीं गया, तो वो डेटा आपके लिए क्या होगा, अनपब्लिश्ड डेटा होगा। और अगर आप वैसे किसी डेटा को जाकर के रिसीव करेंगे तो वो सोर्स आपके लिए क्या कहलाएगा, अनपब्लिश्ड सोर्स होगा। और डेटा चूँकि ऑलरेडी कलेक्टेड था तो वो सेकेंडरी डेटा होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं
एज वेल एज इंडिविजुअल्स हैं जो डेटा कलेक्शन करते हैं बट उसको वो पब्लिश नहीं करते, और क्योंकि वो उसको पब्लिश नहीं कर रहे हैं तो कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, तो वो अपने सेल्फ यूज़ के लिए या अपने ऑफिस में रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए उस तरह की इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं। वैसे सारे इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी डेटा कहलाएंगे, और वैसे सोर्स अगर आप वैसे किसी व्यक्ति से, वैसे किसी संस्थान से जाके डेटा प्राप्त करें तो वो आपके लिए अनपब्लिश्ड सोर्स में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सेकेंडरी डेटा के कलेक्शन के 2 सोर्सेज ऑलमोस्ट हम ख़त्म कर चुके हैं यहाँ पे बात करके। लेटर ऑन हम देखेंगे, अगर उसमें कुछ और डिटेल बतानी हो तो मैं आपको आगे बता दूंगी। फिलहाल प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के कलेक्शन के 2 तरीके, जितने तरीके हम लोगों को जानने थे वो मैंने यहाँ पे आपको बतला दिए हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 करके प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के मेथड्स को करेंगे डिस्कस, जिसमें से शुरुआत करेंगे हम लोग हमारे सबसे पहले मेथड से, जो कि है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। और इस मेथड में आपको क्या क्या बातें करनी है, तो राइट हैंड साइड पे मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी लिख दी हैं कि हम लोग क्या डिस्कस करेंगे डेटा के कलेक्शन के मेथड्स के बारे में। तो 1 बाय 1 करके चलिए अब डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो मेथड है हमारा दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, और देखिए नाम से क्या पता चल रहा है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अगर हम इस डेटा के मीनिंग की बात करें कि इसका मतलब, सॉरी डेटा नहीं, इस मेथड के मीनिंग की बात करें कि इसका मीनिंग क्या है, तो आप इसको ऐसे समझो। इससे पहले हम इसका मीनिंग देखें, इसको, इसी मेथड को हम पर्सनल इंटरव्यू या पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो, द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच डेटा आर कलेक्टेड। लिखते जाते हैं हम लोग, ठीक है, इसके मीनिंग को हम लिखते हैं। इट इज अ मेथड by which investigator personally collect data, or you can say information from informants डायरेक्टली। देखिए क्या मेथड है, तो ये एक ऐसा तरीका है जिस तरीके की मदद से जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जो डेटा कलेक्ट करते हैं, प्लान करते हैं, वो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से डेटा का कलेक्शन करते हैं, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं उन लोगों से जिन लोगों से इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करना है डायरेक्टली। यानी मान लीजिए मुझे आपसे करनी है किसी भी बात की जानकारी का पता। मान लो कि मुझे आपसे पता करना है कि आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, मान लीजिए। तो अगर मैं आपसे डायरेक्टली मिलकर 1 बाय 1 यानी कि पर्सनली मिलकर इस इंफॉर्मेशन का पता लगाऊं, तो जिस तरीके से मैं इस जानकारी का पता करूंगी उस तरीके को कहेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है? इसमें इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से मिलकर पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यानी कि डेटा का कलेक्शन करते हैं। अब सवाल है कि इस मेथड को हम कब यूज़ करेंगे, व्हाट आर द सूटेबिलिटीज़ ऑफ दिस मेथड। तो इस मेथड को यूज़ करने के लिए आपके पास क्या क्या सिचुएशन होने चाहिए, कब हम डायरेक्ट पर्सनल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहली सूटेबिलिटी होगी कि अगर आपका एरिया ऑफ इंक्वायरी शॉर्ट होगा, स्मॉल एरिया में अगर आपको डेटा कलेक्ट करना हो, आपको किसी ऐसे जगह से डेटा का कलेक्शन करना हो जहाँ पे जो एरिया कम है, लिमिटेड है, लोगों की संख्या जहाँ पे सीमित है, आप इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस मेथड में आपको 1 बाय 1 लोगों से मिलना है। बहुत लार्ज एरिया में चले जाओगे परेशानी होगी। दूसरी बात, अगर आपको डेटा बिल्कुल एक्यूरेट
ओरिजिनल एंड रिलायबल चाहिए हो। अगर आप कोई ऐसा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं जो काफ़ी हद तक 100% करेक्ट हो, ओरिजिनल हो, सही हो, वास्तविक हो और भरोसेमंद हो, तो इस तरह की जानकारी को आप इस मेथड के साथ पता लगा पाएंगे, क्योंकि इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट से डायरेक्टली मिलता है। तो पूरे चांसेस हैं कि वो जिस इन्फॉर्मेशन का पता करे वो इन्फॉर्मेशन सही हो जाए। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको डायरेक्टली आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हो जिसकी जानकारी आपको प्राप्त करनी है, तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिलने के चांसेस होंगे, वहाँ पे आपको रिलायबल भरोसेमंद इन्फॉर्मेशन मिलने के चांसेस होंगे ज़्यादा। तो अगर आपको ऐसी जानकारी की ज़रूरत है तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक उसी तरह अगर आप कोई ऐसी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जिसके लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना इन्फॉर्मेंट्स के साथ ज़रूरी हो, आपको सामने वाले व्यक्ति से डायरेक्टली मिलना नेसेसरी है, तब फिर आप इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली पर्सनली मिलकर इन्फॉर्मेंट से डेटा का कलेक्शन करता है। और अगर आप कोई ऐसी गोपनीय जानकारी पाना चाहते हैं, भरोसेमंद जानकारी पाना चाहते हैं, सच एज रिलेटेड टू इनकम, रिलेटेड टू बैंक स्टेटमेंट, रिलेटेड टू द पर्सनल डिजीज़ और सम काइंड ऑफ डिप्रेशन रिलेटेड इश्यूज़ अगर आप पता लगाना चाह रहे हैं व्यक्ति से, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली मिलना पड़ेगा। और अगर आपको डायरेक्टली मिलना है तो फिर दिस मेथड इज़ बेस्ट फॉर यू फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा। अगर आप कोई ऐसा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं जहाँ पे सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना नेसेसरी हो, जहाँ पे आपको सीक्रेसी बनाए रखने की ज़रूरत है, आपको इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना है, आप इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा डिस्पर्स नहीं कर सकते, लोगों तक शेयर नहीं कर सकते हैं, तो फिर उस केस में आप इसी मेथड का इस्तेमाल करके डेटा का कलेक्शन करेंगे। क्योंकि इस मेथड में अगर हम ध्यान दें तो इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर जो है वो डायरेक्टली मिलता है इन्फॉर्मेंट से, और ध्यान दो पर्सनली मिलता है। तो एक व्यक्ति से जो जानकारी इन्वेस्टिगेटर ने प्राप्त करी है वो किसी अगले व्यक्ति को पता नहीं चलेगी। तो अगर इन्वेस्टिगेशन में बड़े सारे लोग हैं तो हर किसी की जानकारी एक दूसरे से अलग होगी, गोपनीय नहीं होगी। इसकी बात इसको नहीं पता लगेगी, इसकी बात इसको नहीं पता लगेगी, इसकी बात इसको नहीं पता लगेगी, सबकी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन एक दूसरे की जानकारी जो है वो छिपी हुई रह सकती है। तो अगर आप कोई ऐसा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का पता लगा रहे हैं, अगेन इनकम की बात मैं कर सकती हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करके इस तरह की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और ये कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं आपके सूटेबिलिटी के कि ऐसी जानकारी या ऐसी स्थिति में हम जिस मेथड का इस्तेमाल करेंगे फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, दैट मेथड इज़ नोन टू बी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्यों भाई? क्योंकि ये मेथड हमें इस तरह की सुविधाएं जो हैं वो देता है। इसलिए सूटेबिलिटीज़ के बाद आपको जानना है कि हर एक मेथड के मेरिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करें कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड को यूज़ करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। देखो, सबसे पहला फ़ायदा कि हमें एक्यूरेट डेटा मिलेगा। इस मेथड से पूरे चांसेस हैं कि आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ जानकारी की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि इस तरह के मेथड में इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली कलेक्ट किया जा रहा है, पर्सनली कलेक्ट किया जा रहा है, तो जो एक्यूरेसी है वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक उसी तरह से अगर आप इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ओरिजिनल डेटा भी मिल सकता है। तो ओरिजिनल ज़्यादा रियल डेटा अगर आपको चाहिए आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलायबल डेटा का भी आपको प्राप्त हो जाता है इस मेथड की मदद से। यू कैन गेट रिलायबल इंफॉर्मेशन, भरोसेमंद जानकारी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेरिट। ओके, नाउ दिस मेथड इज इलास्टिक। इस मेथड की एक और खूबी है कि ये मेथड काफ़ी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल बोलने का मतलब हुआ कि इस मेथड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अलग अलग तरह के लोगों से अलग अलग जानकारी का पता लगा सकते हैं, अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके। फ्लेक्सिबल,
कहने का मतलब क्या हुआ, देखो जब आप जाते हो डेटा कलेक्शन करने के लिए तो आपको अलग अलग लोग मिलते हैं। अलग से मेरा मतलब है उनकी भाषा का ज्ञान अलग, समझने की क्षमता अलग, बोलने की क्षमता अलग। तो जब आप अलग अलग लोगों से पर्सनली मिलते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही तरह से सवाल पूछें और सारे व्यक्ति आपको जवाब दे दें। हो सकता है सामने वाला कोई व्यक्ति आपके सवाल पूछने के तरीके को ना समझ पाए और आपके सवाल के जवाब को ना दे पाए। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप उस व्यक्ति से किसी और तरीके का इस्तेमाल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अगर इस मेथड का चयन किया है फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा, तो आप इन्फॉर्मेंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग तरीकों को चुनकर उनसे जानकारी निकलवा सकते हैं। अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके से सेम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए इस मेथड को हम इलास्टिक कहते हैं, क्योंकि ये मेथड अलाउ करता है आपको, इन्वेस्टिगेटर को अलाउ करता है फॉर सम एडजस्टमेंट करना रिलेटेड टू द लैंग्वेज, रिलेटेड टू द क्वेश्चंस। हिंदी में नहीं सवाल समझ में आ रहा है, इंग्लिश में पूछ लें, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में पूछ लें, दोनों में नहीं आ रहा, लोकल लैंग्वेज में पूछ लें। तो इस तरह से इन्वेस्टिगेटर इस तरह के चेंजेस इस मेथड में कर सकते हैं। और वो एक मेरिट है कि लोगों के अनुसार अगर आप थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हैं तो इससे फ़ायदा ये है कि आपको अलग अलग तरह के लोगों से जानकारी मिल जाएगी और वो जानकारी आपको एक जैसी मिलेगी, यूनिफॉर्म डेटा मिलेगा। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। यूनिफॉर्म डेटा को हम लोगों ने यहाँ पे मेरिट क्यों लिख दिया, क्योंकि अगर यूनिफॉर्मिटी में रहेगी इंफॉर्मेशन में तब आप जाकर बड़ी आसानी से कंपैरिजन कर पाएंगे। एक जैसे आंकड़ों की तुलना आसानी से की जा सकती है। वहीं पर अगर जानकारी अलग अलग हो तो फिर तुलना करना मुश्किल होता है। इसलिए यूनिफॉर्म डेटा अपने आप में एक मेरिट है। जो कि आपको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड से प्राप्त हो जाता है। एक और पॉइंट हम मेरिट का लिखेंगे एंड दैट पॉइंट इज रिलेटेड डेटा। देखिए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे आपको जिस जानकारी की ज़रूरत है वो मिल जाएगी और उस जानकारी के अलावा आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। आप जब फील्ड में जाते हैं और इन्वेस्टिगेटर के तौर पर इन्फॉर्मेंट से मिलते हैं, तब जब आप उनसे जानकारी पूछते हो तब आप सिर्फ डायरेक्टली एक ही सवाल या दो ही सवाल में उनसे जानकारी नहीं निकलवा लेते, आप उनसे बहुत तरह की बातें करके जानकारी प्राप्त करते हो। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर गए और आपने पता करने की कोशिश करी है लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में, तो जब आप लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पता लगाओगे तो आप डायरेक्टली लोगों से नहीं पूछोगे कि आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हैं कि लो हैं। आप उनसे पूछोगे कि आपका इनकम लेवल क्या है, आपके घर में कितने लोग हैं जो वर्किंग हैं, आपके घर की जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितना है, उनमें से कितने लोग डिपेंडेंट मेंबर्स हैं, कितने लोग इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं। आपके घर में जो लोग इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं यानी कि जॉब करते हैं वो किस तरह के जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में है कि प्राइवेट जॉब में है। गवर्नमेंट जॉब में है तो किस तरह के जॉब में है, ग्रेड ए में है, ग्रुप बी में है, ग्रुप सी में है, ग्रुप डी में है। सो यू कैन आस्क सो मेनी क्वेश्चंस टू नो अ सर्टेन इंफॉर्मेशन। अब जब आपको पता लगाना था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तब आपने बहुत सारे सवाल किए और उन सवालों से आपको सिर्फ लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ही पता नहीं चला, आपने लोगों के बारे में पता कर लिया है उनका इनकम, उनकी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में कैटेगराइजेशन, उस घर में हर एक पॉपुलेशन की बात आपको पता लग गई है, डिपेंडेंट मेंबर्स कितने हैं, इंडिपेंडेंट। तो आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का भी पता लग जाता है जब आप इस मेथड का इस्तेमाल करके डेटा कलेक्शन करते हैं। और ये अपने आप में मेरिट है कि रिलेटेड जानकारी का इस्तेमाल हम अपनी अदर स्टडीज़ में करके उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक इसी तरह इस मेथड के मेरिट्स यहाँ पे फिनिश होते हैं और हम मूव करेंगे इस मेथड को यूज़ करें तो इसके डिमेरिट्स क्या क्या हैं। देखिए सिर्फ मेरिट्स हैं ऐसा तो नहीं हो सकता, डिमेरिट्स भी जानने होंगे। मैंने पहले ही बताया 4 बातें करनी है। तो अगर डिमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई ये मेथड काफ़ी खर्चीला है। दिस मेथड इज़ कॉस्टली।
इस मेथड में पैसे, समय और मेहनत, इन तीनों चीज़ों की जो खपत है वो ज़्यादा होती है। इन्वेस्टिगेटर को बहुत समय देना पड़ता है, उसका बहुत मेहनत जाता है और पैसे भी खर्च होते हैं, क्योंकि इस मेथड में आप देखोगे तो डायरेक्टली और पर्सनली मिलकर इन्फॉर्मेशन लेना है, वन बाय वन। पर्सनली मतलब ईच एंड एवरी इन्वेस्टिगेटर को ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेंट को इन्वेस्टिगेट करना है और इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन करना है। तो समय, पैसा, मेहनत, ये तीनों चीज़ें इस मेथड में काफ़ी खर्च होती हैं। अच्छा, वहीं पर अगर हम बात करें सूटेबिलिटी की, तो दिस मेथड इज़ नॉट सूटेबल, अनसूटेबल फॉर वास्ट एरिया। अगर आपका एरिया ऑफ इंक्वायरी बड़ा है, फैला हुआ है, विस्तारित है, तब उस केस में ये मेथड थोड़ा अनसूटेबल हो जाता है, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं ये मेथड खर्चीला है। इसमें समय, पैसा, मेहनत, ये तीनों चीज़ें ज़्यादा लगती हैं। तो जब आप इस मेथड का इस्तेमाल करके प्राइमरी डेटा का कलेक्शन करना चाहेंगे और अगर आपका एरिया ऑफ इंक्वायरी वास्ट होगा, बड़ा होगा, तब आपको ये करने में दिक्कत आएगी और ये इस मेथड के एक डिमेरिट को बतलाता है। ठीक उसी तरह से एक और डिमेरिट है, ये मेथड अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाता है, क्योंकि इस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो जब आप, तब आप अलग अलग लोगों से अलग अलग जानकारी, एक ही जानकारी प्राप्त करने के लिए, चूँकि अभी अभी बताया दिस मेथड इज़ इलास्टिक, मतलब इसमें हम लैंग्वेज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पर्सन। जब आप ऐसा करते हो तब ये मेथड अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाता है, ये अपने आप में एक बहुत ही जटिल तरीका हो जाता है डेटा कलेक्शन का। और इससे होगा क्या कि डेटा कलेक्शन करने में आपको एक सर्टेन पॉइंट के बाद काफ़ी परेशानी महसूस होगी। तो इस वे में इस मेथड को हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड कहते हैं और ये काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक और पॉइंट है, दैट इज़ पर्सनल बायस। देखिए, दिस मेथड इज़ पर्सनली बायस्ड। बायस का मतलब होता है पक्षपात। बायस शब्द का मतलब है पक्षपात, जब आप भेदभाव करते हैं। इस मेथड में अगर इन्वेस्टिगेटर चाहे तो वो पर्सनली बायस्ड हो सकते हैं। पर्सनली बायस्ड का मतलब हो गया कि अगर वो इन्फॉर्मेशन को बदलना चाहें अकॉर्डिंग टू देयर बेनिफिट, अगर उनको किसी तरह का कोई डेटा कलेक्शन करना है, उस डेटा कलेक्शन में मे बी अगर वो किसी तरह से बायस्ड हों, किसी तरह से पक्षपाती हों, किसी भी पर्पस के उद्देश्य से, तो अगर वो चाहे तो पर्सनल बायस हो सकते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन को थोड़ा बहुत अदला बदली कर सकते हैं। और अगर इन्वेस्टिगेटर ने ऐसा किया तो फिर जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग होगा और उससे जो स्टडी की जाएगी उस स्टडी का जो रिज़ल्ट आएगा वो भी गलत आ जाएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति गया है फील्ड में डेटा कलेक्शन करने के लिए और उसको मान लीजिए कि किसी खास तरह की जानकारी की ज़रूरत है, तो वो लोगों से उसी तरीके से जानकारी निकलवाना चाहेगा जिससे कि उसको उसके मतलब की जानकारी मिल जाए। सपोज़ दैट कि मैं आपसे जानकारी निकलवाना चाह रही हूँ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, सपोज़ दैट, और मैं आपसे चाह रही थी कि आप मुझे जानकारी दें कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। अब इस केस में मैं आपसे सवाल वैसे पूछूंगी कि आप मुझे जवाब वही दें जो मैं चाहती हूँ। सपोज़ मैं आपको ऑप्शन दे देकर सवाल पूछूंगी कि बताइए आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री, सपोज़ दैट। तो यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन आपको दिए हैं, आप मे बी हिस्ट्री ना लेकर इकोनॉमिक्स ज़्यादातर बच्चे लें, जहाँ पे मुझे जो जानकारी चाहिए मैंने आपसे वही जानकारी निकलवाने की कोशिश करी। तो इफ़ बीइंग इन्वेस्टिगेटर अगर कोई व्यक्ति चाहता है बायस्ड हो जाना, पक्षपाती हो जाना, तो वो हो सकता है, और अगर वो ऐसा करता है तो फिर इन्फॉर्मेशन गलत आता है और स्टडी जो है वो गलत हो जाती है। और ये कुछ पॉइंट्स डिमेरिट के हैं जो कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड के बारे में है। इसी के साथ इस मेथड का मेरिट डिमेरिट्स कंप्लीट हो जाता है और आपका पहला मेथड फिनिश। आपको बड़े ध्यान से फर्स्ट मेथड का मीनिंग से लेकर उसकी सूटेबिलिटी, मेरिट एंड डिमेरिट्स पढ़ने हैं, समझने हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है
उनको भी इसी तरह से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, मतलब मीनिंग, सूटेबिलिटी, मेरिट एंड डिमेरिट। थैंक यू।